जी हाँ, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आज अब हम लोग पढ़ेंगे सदाचार का तावीज़। वितान किताब जो कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाती है। कक्षा 8वीं की वितान किताब का पाठ 5 सदाचार का तावीज़। अब ध्यान से सुनिएगा। इस पाठ में इस नाटक के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज पर करारा व्यंग्य किया है। सरकार की इस व्यवस्था पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, नेता हैं, जो लोग बड़े पदाधिकारी हैं, जिनके हाथ में बड़ा अधिकार है, जो बहुत कुछ सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि हाँ समाज में सुधार ये लाएंगे। बहुत लोग सोसाइटी समिति बनाते हैं समाज सुधार के लिए, लेकिन वे खुद ही भ्रष्टाचार के शिकारी हो जाते हैं, खुद ही भ्रष्टाचार करने लगते हैं। तो भाई अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो दूसरे को कैसे रोक सकते हैं कि आप भ्रष्टाचार मत करो? क्योंकि जब हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो हमारे साथ रहने वाले कहीं ना कहीं वो हमारी बात तो जानते हैं, हमारा व्यवहार जानते हैं, और हम उनसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करें और उन्हें कहें तो भले ही वो सीधे हमारे मुंह पर ना बोलें, क्योंकि वो किसी न किसी तरह अगर मर्यादा में बंधे हैं तो मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए वो कहेंगे नहीं, लेकिन हमारी बात का उनके ऊपर 1% असर नहीं पड़ेगा। ये पड़ेगा 1% वो हमारी बात को मानने से तैयार नहीं होंगे, अंदर ही अंदर कहेंगे कि वो क्या, पहले खुद तो सुधर जाओ। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। देखिए, जैसे कि हम पढ़ते समय आपको कहते हैं, आपको होमवर्क गृह कार्य में कि आप जो है पाठ परिचय ये लिख लीजिए। इसको पढ़ने से ना ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, येलो बॉक्स, पीले बॉक्स में जो बात दी गई है, यह जो है इस पाठ में आगे क्या क्या बात बताई गई है, यहाँ जो है छोटे यानी शॉर्ट रूप में, सूक्ष्म तरीके से, कम शब्दों में जो है बताया जाता है। देखिए, तावीज बांधकर आदमी को ईमानदार बनाने की कोशिश की जा रही है। तावीज बांधना यानी जंतर मंतर, आपको पता है ना, लोग जो है कुछ मंत्र करके तावीज बांधते हैं। कहते हैं तावीज पहने रहेंगे तो आपके पास भूत नहीं आएगा, या बुरी चीज़ों का साया नहीं पड़ेगा, बुरी आत्मा का साया नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का भ्रम भी है, जो लोग मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते हैं उनकी कोई बात नहीं है। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मानिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप मत मानिए, ये आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के परामर्श से, जैसा उनको उचित लगे, आपके परिवार में जो लोग कहें, क्योंकि मैं कहूँ कि करिए, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप मत करिए, आपकी मर्जी है। खैर, आप सोच समझ सकते हैं, ये उचित है। ये सारी चीज़ें यही है, अगर हम मानते हैं तो है, नहीं मानते हैं तो नहीं है। खैर, तो देखिए, इन्होंने कहा है कि ताबीज बांधकर आदमी को ईमानदार बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कई बातें होती है, अगर हम ताबीज बांधते हैं और ताबीज बांधने से हमारे मन में ये बात आ जाती है, हमारा मन बदल जाता है, तो ताबीज का असर नहीं है, हमारे मन के बदलने का वो असर है। हमारा मन बदल गया, एक वजह बनी कि हमने ताबीज लिया है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ताबीज हमारी इस सत्यता की निशानी है, ये ऐसा नहीं करने देती है। तो खैर, जब मन बदल गया उसके माध्यम से, तो हम कहीं ना कहीं साक्षात या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम उस बात को मानते हैं। तो खैर, जो भी हो, अगर बदलाव आ रहा है तो हम उसकी ही वजह मानते हैं। लेखक का मानना है कि किसी को सदाचारी तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार के मौके खत्म हो। ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे ही बोल के पढ़ेंगे या मैं पढ़ रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनेंगे जिस शब्द को मैं कैसे बोल रहा हूँ, यानी कौन से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे वो शब्द को और समझने की कोशिश करेंगे, तो आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप भी लिखेंगे तो भी गलती नहीं होगी, और पढ़ने के लिए तो है ही कि आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को पढ़ने में, अच्छे से पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो प्रयास कीजिए, आप अच्छा पढ़ेंगे। कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिले, यानी सभी लोगों को, यानी किसी को फाइनेंशियल परेशानी ना हो,
पैसे की कमी ना हो। केवल तो देखिए कह रहे हैं कि भाई इसके लिए केवल भाषणों यानी केवल स्पीच देते हैं ना लोग, नेता लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े भाषण बोल जाते हैं, स्पीच दे जाते हैं और खुद ही भ्रष्टाचार के वो नेता होते हैं। जितने भ्रष्टाचारी होते हैं ना उनके ऊपर नेताओं का ही हाथ होता है, नेता ही भ्रष्टाचारियों को पालते पोषते हैं। अब देखिए आपके अगल बगल जहाँ कहीं कुछ हुआ, कहीं भगदड़ हुआ तो उसमें नेता का ही हाथ है। पुलिस अगर उन भगदड़ करने वाले लोगों को पकड़ती है तो नेता ही उनको छुड़ा देता है और कराता भी, क्योंकि वही कराता है, वही सारी चीज़ों को शांत भी करा देता है। अगर वो चाहेगा तो भगदड़ हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो भगदड़ नहीं होगा। पुलिस उन भगदड़ करने वालों को पकड़ेगी तो क्या करेगा नेता, उन्हें छुड़ा लेगा, किसी एक को कहेगा उसको बंद कर दो बाकियों को छोड़ दो, क्योंकि दोनों चीज़ों से बचना है। तो दिखाएगा ये भी कि हाँ हमने बंद भी करा दिया, और जिनको छुड़ा लिया उनको तो नहीं बताना चाहेगा क्योंकि वो फिर फंसने लगेगा। तो आप तो देखते हैं, आप बड़े होशियार हैं, आपको सब कुछ पता ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अगल बगल ही होती हैं। तो कहीं ना किसी तरीके से हम जरूर देखते हैं, या तो टेलीविज़न में या समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं तो हम जानते ही हैं, या किसी न किसी के मुख से हम सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो सब कुछ पता होता है। खैर देखिए, तो केवल भाषणों और सर्कुलर बना लेना, नियम कायदा कानून बना लेना, इससे नहीं काम चलने वाला है। हमें उसको फॉलो करना होता है, हमको उसके अनुसार व्यवहार करना होता है। उपदेशों, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये उपदेश दे रहा हूँ और मैं ही खुद ना करूँ तो ये काम होने वाला नहीं है। इसलिए केवल उपदेश देने से नहीं, बल्कि जैसे अगर मैं कह रहा हूँ तो मुझे भी वैसे करना होता है। फिर सदाचार समितियों, बहुत सी समितियां बना ली जाती हैं। जैसे आप देखें ना, सीबीआई बना ली गई, सीबीआई जांच करती है, सही सत्यता की खोज करती है, सही क्या है उसकी पता लगाती है। लेकिन सीबीआई अधिकारी अगर करप्ट हो गए तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा उस टीम का। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने कहा है। निगरानी आयोगों यानी निगरानी के बड़े आयोग बनाए गए, वही सोसाइटी बनाई गई कि ये इन लोगों की देख रेख करेंगे। यानी देखिए कई बार है ना, पुलिस वाले जो है ना, पुलिस विभाग की नियुक्ति इसलिए की गई है कि वो जनता की देखभाल करें, जनता की सुरक्षा करें। कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो पुलिस उसको दंड देगी, लेकिन जब पुलिस वाले ही भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो उनको दंड कौन देगा। और ऐसा हमें देखने को मिलता है, अधिकांश पुलिस वाले भी भ्रष्टाचारी हैं, सभी नहीं हैं लेकिन अधिकांश हैं। कई तो ऐसे हैं जो अपनी सैलरी का 1 रुपया भी खर्च नहीं करते अपने ऊपर। उनका खर्चा पुलिस में भर्ती होने से पहले जितना था, भर्ती होने के बाद उनका खर्चा कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन सैलरी से 1 रुपये खर्च नहीं होता है। अगर आपको इस बात की सत्यता जाननी है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है। अगर आप इसकी सही जांच करनी है तो आप पुलिस वाले जो भी हैं उनका अकाउंट चेक कीजिए, उनकी जांच कीजिए, पहले उनके पास कितने पैसे थे, आज उनके पास कितने पैसे हैं। और केवल ये पुलिस वाले ही नहीं, नेताओं की भी जांच करनी है तो सबसे पहले इनकी जांच कीजिए। जो बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी बनने से पहले उनका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, कितनी प्रॉपर्टी थी, और जब वो बन गए उनकी सैलरी कितनी है, और आज उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है। आप सब कुछ जांच के देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ आप इसकी जांच कीजिए और उसके बाद फिर मुझे बोलिएगा या कहिएगा जांच पड़ताल के लिए। तो जिनकी है आप करके देखिए, मुझे 100% मुझ पर विश्वास है, इसलिए मैं ये बात खैर कह रहा हूँ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ना कोई तो बनेंगे अधिकारी, कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता भी बनेगा। तो कम से कम आप लोग ये बात ध्यान रखना कि आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, जिस विश्वास के साथ आपको किसी पद पर आपको अधिकारी बनाया जाता है, तो आप जनता की सुरक्षा कीजिएगा, आप इस तरह का काम मत कीजिएगा। मेरे कहने का उद्देश्य यही है ये बात, क्योंकि मैंने देखा है मेरे भी बहुत से मित्र, कोई नेता भी है या उसके पिताजी नेता हैं या चाचा नेता हैं, और लोग पुलिस में हैं, समाज सेवा के काम भी करते हैं, लेकिन बाकी और सारे कार्य उनके क्या क्या हैं, वो कैसे करते हैं, लगभग हम कुछ बातें जानते ही हैं उनसे। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंसानियत, ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। ईमानदारी और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर जीव जंतुओं पर हमें दया करनी चाहिए। यह नीति हमें अपनानी चाहिए, जियो और जीने दो। खैर आगे बढ़ते हैं, हमने बहुत सारी बातें यहाँ कर ली। देखिए, तो आयोग, समितियों, निगरानी आयोगों के असर से कर्मचारी सदाचारी नहीं बन सकते। यानी खाली कायदा कानून बना लिया गया, समिति बना ली गई तो सुधार नहीं होगा। उसमें जितने लोग हैं, जब वो लोग सुधरेंगे खुद तब सुधरेगा। यदि यह संभव होता, कह रहे कि भाई केवल ऐसा कर लेने से, समिति बना लेने से अगर हो जाने वाला था तो इस एकांकी के राजा को वह मंजर न देखना पड़ता। मतलब उस राजा के सामने वो समस्या नहीं आती जिस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बहुत सी समिति का गठन किया, बहुत उन्होंने कई लोगों को नियुक्त भी कर दिया, लेकिन वह परेशानी दूर नहीं हुई। तो खैर अब आगे आते हैं। देखिए, इस नाटक के पात्र देखिए कौन कौन है। राजा हैं, मंत्री, और फिर दरबारी 1 यानी दरबारी पहला, दरबारी दूसरा और दरबारी तीसरा, दरबारी 1, दरबारी 2, दरबारी 3। ध्यान दीजिएगा, पहले दरबारी का वाक्य कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है, तीसरे का कुछ और होता है। अगर पूछा जाए कि इसका वक्ता कौन है और आप केवल दरबारी लिख देते हैं, दरबारी 1, दरबारी 2, दरबारी 3 आप मेंशन नहीं करते हैं तो आपका उत्तर गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए दरबारी 1 ने अगर बात कहा है तो आपको लिखना है दरबारी 1। वक्ता कौन है? दरबारी 1। अगर दरबारी 2 है तो दरबारी 2। ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज़ें मेंशन करनी रहती है, तभी आपका उत्तर सही होगा, अन्यथा गलत। फिर देखिए, विशेषज्ञ 1, विशेषज्ञ 2, विशेषज्ञ 3। विशेषज्ञ मतलब होता है स्पेशलिस्ट, जो लोग किसी भी विषय पर विशेष ज्ञान रखते हैं। और उसके बाद है एक साधु बाबा, और फिर कुछ राज कर्मचारी हैं, राजा के कर्मचारी और कुछ लोग हैं, और फिर कुछ अनजान लोग हैं। ठीक है, आम जनता, साधारण व्यक्ति है, मेरे जैसे लोग, एकदम साधारण। और फिर है सूत्रधार को के लिए कह रहे हैं देखिए कि यह मंच पर नहीं आएगा, इसकी केवल आवाज़ सुनाई देगी। मतलब ये केवल बोलेंगे। सूत्रधार यानी नरेटर होता है, आपको ये बात तो बहुत अच्छी से पता होगी। खैर देखिए, दृश्य 1 हम पढ़ते हैं। राज दरबार लगा है, सिंहासन पर राजा बैठा है, उसकी बाईं ओर मंत्री और एक दरबारी बैठा है। इसी तरह राजा के दाईं ओर 2 अन्य दरबारी बैठे हैं, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई देगा। ठीक है, राजा के एक साइड में यानी लेफ्ट में एक दरबारी बैठा है, और राजा के दाईं ओर जो है यानी राइट साइड में 2 दरबारी बैठे हैं। देखिए राजा क्या कहते हैं। राजा कह रहे हैं कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। ध्यान दीजिएगा, यह जो नाटक है ना, बड़ा ही हंसी मजाक वाला है। आप इस नाटक को ध्यान से पूरा सुनिएगा, यह पूरा पाठ आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बड़ा यह कॉमेडी है, हंसते खेलते हुए यह पाठ बड़ा अच्छी सीख दे जाता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। तीनों दरबारी ना में असहमति सूचक गर्दन हिलाते हैं। मतलब वो लोग ऐसा कहते हैं, भाई इन्होंने कहा ना कि कहीं आप लोगों को कहीं दिखा हो तो आप बताओ, क्योंकि प्रजा जो है हल्ला मचा रही है कि भ्रष्टाचार है। तो राजा दरबारियों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को अगर कहीं दिखा है तो आप बताओ। तो सभी लोगों ने नकारात्मक जो है अपनी गर्दन हिलाया, मतलब उनको कहीं दिखा नहीं है। चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए, मंत्री कह रहा है कि जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। यानी मंत्री कह रहे हैं कि भाई जब आप राजा हैं, आपको नहीं दिखा तो हम लोगों को कैसे दिखेगा।
राजा कह रहे हैं तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। अब देखो इन्होंने कहा है कि भाई कहीं भ्रष्टाचार मिल जाए तो नमूना यानी ट्रेलर के रूप में थोड़ा सा मेरे लिए लाना, मैं भी देख लूंगा कि भ्रष्टाचार कैसा होता है। अब देखिए ये राजा कैसे हैं, तो जब राजा की ये हालत है तो वहाँ की प्रजा की हालत क्या होगी। भ्रष्टाचार यानी नमूना, इनको लग रहा है कि भ्रष्टाचार कोई सामान है, कोई वस्तु है। जी आगे देखिए, अब दरबारी एक कहता है हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं। अब देखिए कह रहे कि भाई हमारी जो आंखें हैं ना, आपकी विराटता यानी आपके विराट रूप को, आपके बड़े रूप को देखने की आदी हो गई हैं, यानी आदत हो गई है। हमारी आंखों को बड़ी बड़ी चीज़ें देखने की आदत हो गई है, इसलिए कह रहे हैं कि हमें बारीक चीज़ नहीं दिखती, यानी भ्रष्टाचार बारीक है और हम लोगों को इतनी बारीक देखने की आदत ही नहीं है, बड़ी चीज़ यानी आपको ही देखने की आदत है, इसलिए हम लोगों को भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा। दरबारी कह रहा है हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। देखो कितनी मार्मिक बात ये कह रहा है कि अगर हमको भ्रष्टाचार दिखेगा तो उसमें आपकी ही परछाई दिखेगी। मतलब मानो हम लोग देखेंगे भ्रष्टाचार को तो उसके अंदर आप ही दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी आँखों में तो आपकी ही सूरत बसी हुई है। ऐसे लोगों को कहते हैं चापलूस। देखो ये कह रहा है पूरी तरह से चापलूस है, ऐसे ही लोगों को चापलूस कहा जाता है। देखो ये कह रहा है कि हमारी आंखों में आपकी छवि यानी आप ही बसे हुए हैं, हम लोग किसी को भी देखेंगे तो आप ही दिखाई देंगे। अब देखिए दरबारी दो क्या कह रहा है, महाराज अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, अंजन यानी काजल जो आंखों में लगाते हैं, आपको पता होगा अंजन यानी काजल, सुरमा आपको पता होगा, अब देखे होंगे बहुत से लोग लगाते भी हैं, आंखों में काला काला होता है अंजन। तो कह रहे कि कुछ उनके पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंच कर यानी आंखों में लगाकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। तो वो कह रहे कि वो ऐसा काजल है जिसको वो लोग आंख में लगाते हैं तो छोटी से छोटी चीज भी दिख जाती है। और वो लोग कौन हैं, तो विशेषज्ञ। अब देखिए दरबारी तीन क्या कह रहा है, महाराज हमारा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। अब ये परामर्श दे रहा है कि आप उन विशेषज्ञों को ही यह जिम्मेवारी दे दीजिए कि वे लोग भ्रष्टाचार ढूंढें। अब राजा कह रहे हैं मंत्री दरबार में ऐसे विशेषज्ञ हाजिर करो, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। तो महाराज ने मंत्री को आदेश दिया कि भाई आप उन विशेषज्ञों को दरबार में लाइए, हम उन्हें देखना चाहते हैं। मंत्री कहते हैं कि जो आज्ञा महाराज। और फिर मंत्री और तीनों दरबारियों का राजा को सलाम करते हुए मंच से प्रस्थान यानी वो लोग चले जाते हैं। राजा किसी सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। मंत्री तीन नए लोगों के साथ दरबार में फिर हाजिर होता है। तीनों राजा को सलाम करके दरबारियों वाले आसनों पर बैठ जाते हैं, यानी तीन लोगों को मंत्री जो है ले करके आता है और वे लोग राजा को सलाम करते हैं और फिर जहाँ उनका आसन है यानी जहाँ पे उन्हें बैठना है वो लोग बैठ जाते हैं। देखिए राजा कहते हैं सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। यानी कह रहे भाई भ्रष्टाचार अगर बहुत ज़्यादा हो तो मेरे लिए थोड़ा ही लेके आना। तीनों एक ही साथ बोलते हैं जो आज्ञा महाराज।
यानी हाँ हम लोग ऐसा ही करेंगे। तीनों विशेषज्ञों का मंत्री के साथ दरबार से प्रस्थान। राजा उदासीन सा बैठा रहता है। सूत्रधार, विशेषज्ञों ने उसी दिन से भ्रष्टाचार की छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। 2 महीने के बाद फिर वो लोग आए। मंत्री और तीनों विशेषज्ञों का मंच पर आगमन। एक विशेषज्ञ के हाथों में कागजों का एक पुलिंदा है। पुलिंदा मतलब बंडल, पेपर का बंडल, ठीक है। बहुत सारे कागजों को एक बंडल करके लाए। राजा कह रहे हैं, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ एक कहता है, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। यानी कह रहे भाई वो कोई चीज नहीं है, वो दिखाई देने वाला नहीं है, बहुत छोटा है। वह अगोचर है, अगोचर जिसको हम देख नहीं सकते। आपको इस बार परीक्षा में पूछा जाता गया था अदृश्य, ठीक है। ये अगोचर जो दिखाई न दे उसको कहते हैं अदृश्य, और अगोचर हम जिसको देख नहीं सकते हैं। तो अदृश्य अगोचर एक ही बात है। कह रहे कि पर वह सर्वत्र व्याप्त है। देखो विशेषज्ञ कह रहा है कि भ्रष्टाचार दिखाई देने वाला तो नहीं है, लेकिन वो हर जगह है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। देखो कह रहे कि आप केवल उसको अनुभव कर सकते हैं, हम ऐसा ना फील कर सकते हैं कि वो यहाँ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। और भ्रष्टाचार हर जगह जो है व्याप्त है, हर जगह फैला हुआ है, हर जगह हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि वह अदृश्य है। क्योंकि भ्रष्टाचार कोई चीज़ नहीं है कि वो देखी जा सके। चलिए इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। इस पाठ का प्रश्न और उत्तर भी हम बताएंगे। आपको अभी और आगे क्या पढ़ाना है, मैंने मेरे चैनल पे तो सब कुछ है, आप चाहे तो देखिए एक बार। प्रश्न उत्तर भी है और ICSE CBSE का पूरा सिलेबस मैंने बताया है मेरे चैनल उमेश चंद यादव या हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आप ढूंढिए और पढ़िए। आपके बड़े भाई बहन भी अगर आप ICSE में हैं, CBSE में 10th क्लास बोर्ड में हैं, तो उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा। ऐसे क्लास 6th 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यानी +1 +2 का भी पूरा सिलेबस मैंने बताया है। आप इस चैनल से पूरा लाभ उठाइए, पढ़िए, अच्छी बातें सीखिए और ऐसे रहिए कि आपके अगल बगल रहने वाले लोग आपसे प्रसन्न हों। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।